हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हृदय से स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं कहूँ कि मैं तो आपका इतना स्वागत करती हूँ आज की आप याद रखेंगे। अब आप सोच रहे हैं इतना स्वागत आज क्यों? क्योंकि आज हम अपनी पूरक पाठ्य पुस्तिका का पाठ 3 रीढ़ की हड्डी शुरू जो करने जा रहे हैं। अब रीढ़ की हड्डी में यह क्या खासियत है भाई? रीढ़ की हड्डी में यह खासियत है कि इसमें आने वाले हैं मेहमान। जी हाँ, लड़के वाले आने वाले हैं लड़की को देखने। अब जब लड़के वाले आएंगे लड़की के घर तो स्वागत सत्कार तो होगा ही, इसलिए मैंने सोचा आपका भी स्वागत कर देती हूँ। हाँ, इसलिए आपका बहुत बहुत ज्यादा वाला स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, और बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि हम अच्छा बताइए, आप लड़के वाले होंगे या लड़की वाले होंगे? मैं तो लड़की वाली हूँ भाई। तो जो लड़के वाले होंगे वो शंकर के साथ रहेंगे, शंकर लड़के का नाम है, और जो लड़की वाले रहेंगे वो उमा के साथ रहेंगे, वो उमा लड़की का नाम है। अब स्टोरी क्या होगी, कहानी क्या होगी, नाटक क्या होगा, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। यदि मैंने अभी आपको बता दिया तो आप कहेंगे हम सब नहीं, हम इस साइड है, नहीं हम उस साइड है। इसलिए निष्पक्षता के साथ बनना है आपको। किसकी ओर, लड़के वालों के साथ या लड़की वालों के साथ, पहले डिसाइड कर लीजिए। इसी तरह से हम रोचक अंदाज में हर एक पार्ट को पढ़ते रहेंगे। वीडियो देखते रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री, और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको आपके फेवरेट चैनल पर फ्री प्राप्त होते हैं। किसी भी प्रकार के पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात ना तो कर रहे हैं और ना ही करेंगे, क्योंकि हम जो कहते हैं वही करते हैं, अर्थात जो हम करते हैं वही हम कहते हैं। हमारी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है, हमारी कथनी और करनी एक है। तभी तो मैग्नेट ब्रेन्स से भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री देता है। डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर। जी हाँ, हम चल रहे हैं एक वैवाहिक संबंध की तरफ। विवाह नहीं हो रहा है अभी, लेकिन हाँ, संबंधी जरूर आने वाले हैं लड़की वालों के घर, और उनकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें तो होंगी कि क्या ये होना चाहिए, क्या वो होना चाहिए, या लेन देन की बात होनी चाहिए, कुछ दहेज महेज की बात, जिसमें कुछ बहुत सारी बातें होंगी। सुनिए, मैं बता देती हूँ इन शॉर्ट कि इस वीडियो में जगदीश चंद्र माथुर जी ने ये चैप्टर लिखा है, नाम रखा है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी समझते हैं आप? स्पाइन कॉर्ड, हाँ, स्पाइनल, ठीक है। अब इस पार्ट का नाम रीढ़ की हड्डी रखने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि यदि हमारी रीढ़ की हड्डी सही नहीं होगी मजबूत, तो हम अच्छे से खड़े नहीं रह सकते। इसी प्रकार से रीढ़ की हड्डी अर्थात चरित्र की तरफ, जब हमारा चरित्र ऐसा टेढ़ा बेढ़ा होगा तो हम किसी के सामने आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते। एक छोटा सा बच्चा भी हमें खरी खोटी सुनाकर जा सकता है। यह रीढ़ की हड्डी चरित्र पर कटाक्ष किया है कि एक परिवार रहता है। सुनना है ध्यान से, फिर डिसाइड करना कि आप लड़के वाले की तरफ है या लड़की वाले की तरफ, ठीक है। एक परिवार है जिसमें मुखिया है रामस्वरूप बाबूजी, पत्नी है प्रेमा, और उनकी इकलौती बेटी है उमा। कौन कौन कितने कैरेक्टर सामने आए? रामस्वरूप जी मालिक हैं घर के, प्रेमा उनकी पत्नी है, ठीक है, और उमा उनकी बेटी है। अर्थात उमा के माता का नाम है प्रेमा, पिताजी का नाम है रामस्वरूप जी। एक घर में नौकर है, ठीक है। अब उनको, उमा को देखने आ रहे हैं लड़के वाले, और लड़के वालों में लड़के का नाम है शंकर और पिताजी का नाम है गोपाल प्रसाद, जो पेशे से वकील हैं। गोपाल प्रसाद जी पेशे से वकील हैं, लेकिन वो अपने लड़के के लिए कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं। उनकी सबसे पहली शर्त यही है कि भाई लड़की तो कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए। सबने कहा क्यों? क्योंकि अधिक पढ़ी लिखी लड़की होगी तो वो हमारे साथ बहस करेगी, जबरन में दिमाग खराब करेगी, ये उनका कहना है, ठीक है। अब चूंकि रामस्वरूप जी को वो पढ़े लिखे व्यक्ति दिखते हैं, पेशे से भी वकील हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी के लिए सही परिवार रहेगा। तो उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई को उनके समक्ष छुपाया, जबकि उमा बीए पास है, और उन्होंने कहा कि मेरी लड़की कम पढ़ी लिखी, अर्थात सिर्फ मैट्रिक 10वीं पास है। तो लड़के वाले उनके घर आते हैं, और लड़के वाले जब घर आते हैं तो तैयारियां शुरू हो जाती हैं।
ये कर दो, वो कर दो, थोड़ा नाश्ता पानी, चाय सामग्री, सारा सामान एकदम सिस्टमेटिक रख दो, सब कवर ववर ठीक कर दो और नौकर से कह दो कि मक्खन ले आना जरा, उस पर लगा देंगे, बटर बटर ब्रेड ब्रेड खिलाएंगे उनको, नाश्ता पानी सब कुछ। ये होता है। अब जैसे ही मतलब शंकर और पिताजी आते हैं तो नौकर ने देखा रतन, यस रतन नाम है नौकर का। ओके, कितने कैरेक्टर हो गए? रामस्वरूप जी, प्रेमा जी, रतन और उमा एक घर के हैं, और वहीं पर शंकर और गोपाल प्रसाद लड़के वाले जो उनके घर आने। अब जैसे ही लड़के वाले आते हैं, रतन जो नौकर तुरंत देखता है, साहब जी कोई आते नजर आ रहा है, अरे जल्दी जल्दी आओ, आने दो। अच्छे से व्यवस्थाएं होने लगती, पधारिए पधारिए, कोई कष्ट तो नहीं हुआ आपको, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद, अरे नहीं तकलीफ की कैसी बात, आप बुला रहे हैं और हम आ गए, कोई तकलीफ नहीं हुई हमें, आराम से आते हैं। अब धीरे धीरे बात चलती है कि थोड़ा लड़की को बुलाया जाए। लड़की आती है आराम से हाथ में चाय की ट्रे लेकर, और चाय उनकी तरफ करती है। जब चश्मा उसकी आंखों पर दिखा मुझे मेरी भी बात याद आ रही, जब मैं चाय देने गई थी वो भी बात याद आई, ठीक है। तो अब उमा आती है तो उसकी आंखों पर चश्मा देखकर गोपाल प्रसाद सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको पढ़कर चश्मा लगाओ, तो उनके मन में क्वेश्चन आ जाता है। और वो फिर से रामस्वरूप जी से पूछते हैं, साहब बेटी कहाँ तक पढ़ी है? तो रामस्वरूप जी फिर अपनी बात में लाग लपेट करते हुए, हाँ मैट्रिक पास है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है, चाय देकर उमा चली गई। अब कहते हैं कि हमने देख तो लिया लड़की को, लेकिन हमें उसकी आवाज़ भी तो सुननी है, कैसे बोलती है, कुछ खाना वाना बनाना आता है, कुछ घर के काम आते हैं, गाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और भी बहुत सारी। बोले हाँ, हमारी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ आता है। ये जो घर में तस्वीर टंगी देख रहे हैं ना, इसी ने बनाई है। ये हारमोनियम रखा है, बाजा माजा सब कुछ बजा लेती है, जरा सुनाओ तो गाकर बेटी। तो उमा बजा देती है बहुत सुंदर सा एक गीत, पसंद आ गया, अरे वाह वाह, बहुत, आपकी बेटी तो साक्षात सरस्वती है। और फिर उमा को अंदर ले जाया जाता है। उसके बाद रामस्वरूप जी से गोपाल प्रसाद जी क्या कहते हैं, अब थोड़ा बिजनेस की बात की जाए। बिजनेस की बात? कौन सी बात? क्या कोई व्यापार करने वाले थे वो, या कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे? तो रामस्वरूप जी समझ गए कि कुछ लेन देन की बात है यहां पर। तब भी रामस्वरूप जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उमा ने ये बात सुनी तो उससे ये सहन नहीं हुआ, और उसने कहा कि बस मुझे भी कुछ कहना है। क्या मैं कोई मेज या कोई वस्तु या निर्जीव वस्तु दिखाई दे रही हूं जिसका आप मोल भाव करने में लगे? ओहो, गोपाल प्रसाद जी तमक कर खड़े हो गए। बाबू राम प्रसाद जी, रामस्वरूप जी, आपने हमसे झूठ बोला, आपकी बेटी कम पढ़ी लिखी तो नहीं है, जरूर ज्यादा पढ़ी लिखी। तो उमा ने खुद कह दिया, हाँ मैं हूं बीए पास। जरा अपने लड़के से पूछिए कि वो गर्ल्स हॉस्टल के पास कहां इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है, और क्यों एक दिन नौकरानी के कदमों तले पड़ा था। ओ, जब उनको अपनी पोल पट्टी खुलती नजर आई, चल बेटा शंकर, यहां से चलते हैं, ये लोग झूठे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। शंकर एकदम रीढ़ की हड्डी नहीं थी, जिसका कोई चरित्र नहीं था, अपना सा मुंह लटका कर वहां से चले जाते हैं। अब बताइए कौन लड़के वालों की तरफ है, कौन लड़की वालों की तरफ है? हाँ बताइए बताइए। अच्छा, सब उमा की साइड हो गए अब। ओके, चलिए इसी पार्ट को अब हम पढ़ते हैं, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे जगदीश चंद्र माथुर जी का जीवन परिचय। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जी को नमन करते हैं, और हम हिंदी के प्रत्येक साहित्यकार को नमन करते हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध किया और अपनी कलम के जादू से हिंदी में तरह तरह की कहानियां, कविताएं, उपन्यास, संस्मरण, पटकथाएं, तरह तरह की विधाओं के साथ यहाँ पर हिंदी भाषा को समृद्ध किया। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई सन 1917 को हुआ और मृत्यु सन 1978। हिंदी के लेखक एवं नाटककार थे। वे उन साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रंगमंच के निर्माण, निर्देशन, अभिनय, संकेत आदि के संबंध में इनको विशेष सफलता मिली, क्योंकि रंगमंच मतलब नाटककार तो वे थे ही, न केवल रचना करते थे बल्कि निर्देशन भी करते थे। समान में अब देखिए यहां पर चित्र, देखिए आप, देखिए यहां पर ये बैठे हैं गोपाल प्रसाद जी, ये बैठे हैं शंकर जी, उमा आई है उनको अच्छे से
तैयार होकर ये राम स्वरूप जी खड़े हैं। अब नाश्ता पानी अच्छे से हो रहा है, स्वागत सत्कार सब हो रहा है, और अचानक से जब राम स्वरूप जी मतलब ये गोपाल प्रसाद जी को दिखा कि उमा ने तो चश्मा पहना है, तुरंत उनकी दृष्टि चश्मे पर गई। बेटी, तुम क्या अधिक पढ़ी लिखी हो? अब उमा ने कहा, हाँ मैं पढ़ी लिखी हूं। आपके बेटे से पूछिए जरा, गर्ल्स हॉस्टल के सामने क्यों नौकरानी के चरणों में गिरा था? क्या इसकी अपनी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है? क्या इसका अपना कोई चरित्र नहीं है? शंकर मुंह लटका कर बैठ गए, क्योंकि उनको तो पता था कि वे कैसे हैं। पढ़ने में जीरो, इधर उधर लगाने में हीरो ध्यान। तो अब वो कहने लगे, पिताजी चलिए चलते हैं यहां से, क्योंकि उनकी तो एकदम जो पिताजी के सामने जो वैल्यू थी जितनी भी, वो भी गिर गई है। और वो एकदम झुक कर बैठ गया। तो पिताजी बोले, अरे सीधे बैठना, तेरी रीढ़ की हड्डी नहीं है क्या? तो यहां पर उन्होंने यही बताया है कि जब चरित्र साफ सुथरा नहीं होगा तो किसी के भी सामने हम आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को स्वच्छ निर्मल दर्पण की भांति रखना होगा, ताकि जिस तरह की छवि हमें अपने आप की स्वच्छ निर्मल दर्पण में दिखाई देती है, उसी तरह की छवि समाज में भी हम पेश कर सकें। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम। रीढ़ की हड्डी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। यह एक एकांकी या छोटा सा नाटक कहते हैं, जो शादी ब्याह तय करने से पहले लड़की देखने की सामाजिक समस्या पर आधारित है। लड़की देखने की सामाजिक समस्या कही है क्योंकि दहेज प्रथा मुंह बाए खड़ी रहती थी उस समय। लेखक ने इस नाटक के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि हम चाहे कितना भी पढ़े लिखे जाएं, कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, लेकिन महिलाओं के प्रति हमारी सोच नहीं बदली है और ना ही हम अपनी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ पाए हैं। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से स्त्री शिक्षा के महत्व को भी समझाया है। यहाँ उमा एक सशक्त लड़की के माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत करती है और यहाँ उसने बताया है कि ठीक है, मैं तो अब सच कहकर रहूंगी। हाँ, मैं बीए पास हूं, हाँ मैं पढ़ी लिखी हूं, हाँ ये जो चश्मा देख रहे हैं ना, पढ़ाई पर लगा है, शौक से नहीं लगाया है। बताइए क्या करना है? शादी करना है या जाना है? यहां से ही करना है तो रुकिए और अपने चरित्र का प्रमाण भी दीजिए कि आप किस चरित्र के हैं, नहीं तो यहां से रवाना हो जाइए। इस एकदम संबलता के साथ अपने आप की जो नारी सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण का उदाहरण जो मिला है उमा के माध्यम से, वो काबिल तारीफ है। जगदीश चंद्र माथुर जी ने इस एकांकी या नाटक के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दी है कि किस तरह से जो समाज में छोटी या निम्न विचारधारा के लोग हैं, उनकी आंखें खुल जाएं। सिर्फ दो आंखें होने से ही आंखें खुलना नहीं, कहते ना कि नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का नहीं। और यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जिस नजर से हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया में वैसे ही नजर आती है। यदि हम झूठे हैं, मक्कार हैं, तो हमें सब वैसे ही नजर आएंगे। यदि हम अच्छे हैं तो हमें उस रास्ते में अच्छे लोग ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर मानसिकता की और लेखक ने इस पाठ के माध्यम से स्त्री शिक्षा के महत्व को भी समझाया है कि एक स्त्री पढ़ती है तो संपूर्ण देश पढ़ता है। कैसे? एक मां अपने बच्चे को शिक्षित करती है, परिवार शिक्षित होता है, परिवार से समाज, समाज से देश, देश से राष्ट्र का विकास होता है। हमारे समाज में विवाह जैसी पवित्र परंपरा का भी व्यवसायीकरण हो गया है, क्योंकि गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, हाँ चलिए नाश्ता पानी हो गया, बेटी भी पसंद आ गई, गाना बजाना खाना पीना सब जानती है, अब थोड़ी बिजनेस की बात हो जाए। उन्होंने विवाह को बिजनेस बना दिया। क्या विवाह बिजनेस होता है? वो तो आपसी संबंध है, ना केवल दो व्यक्तियों के बल्कि दो परिवारों का आपसी आत्माओं का मिलन है। इसी को यदि बिजनेस कह दिया जाए तो फिर आत्मा और जो संबंध है वो कहां रह जाएंगे? वो तो सब खोखले हो जाएंगे। लोग शादी विवाह के वक्त लड़की के माता पिता से दहेज रूप में धन, वाहन, अन्य घरेलू वस्तुओं को मांगने पर जरा भी नहीं हिचकते हैं। उनको लगता है ये तो हमारा हक है। क्यों? किस बात का हक? पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगता है कि जैसे वो अपने लड़के की शादी उस लड़की से कर उसके माता पिता पर एहसान कर रहे हैं। लड़की पर ये चलता था, अब थोड़ा थोड़ा कम आया है, लेकिन दहेज का स्थान गिफ्ट्स ने ले लिया है, लेकिन है तो अभी भी। लाख बुराइयों के बाद भी लड़के को खरा सोना और सर्वगुण संपन्न व पढ़ी लिखी होने के बाद भी लड़की को कमतर ही आंका जाता है। क्या है? क्यों है ये समाज में? क्या आज भी इसी तरह की विचारधारा है? विचार कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
दहेज समस्या की वजह से ही आज हमारे देश कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं। इस कहानी में लेखक ने भी बस यही समझाने की कोशिश की है कि ये किस तरह का जो चैप्टर है या पार्ट है, इसमें क्यों लड़की को इस तरह माना जाता था। क्या आज लड़कियों की स्थिति में सुधार आया है? बिल्कुल आया है। आज हम देख सकते हैं ना केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि राजनीति, अभिनय, हर एक क्षेत्र में सेना हो, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में लड़कियां अव्वल हैं। और ये सबको मानना होगा, क्योंकि हम सिर्फ कहते नहीं हैं, दिखाई देता है। समाज में आज वर्चस्व महिलाओं का है और ये कहीं ना कहीं पुरुष ने मान लिया है। और जो पुरुष वर्चस्व अपना बनाए रखते थे ना, झूठी शान, वो कहीं ना कहीं अब स्त्री को सम्मान से देखते भी हैं और उसका लोहा भी मानते हैं। इस पार्ट से हमने यह भी अभी देखिए, अभी सिर्फ हमने व्याख्या की है और हम एनसीईआरटी समाधान पढ़ेंगे। उसके बाद हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। उसके बाद हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी करेंगे, जिसमें हम डिटेल से बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो मानसिकता पर करारी चोट की है जगदीश चंद्र माथुर जी ने, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी प्रकार से हर एक वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा, तो हम डिटेल्ड जानकारी देंगे भी और साथ ही साथ हर एक टॉपिक को बहुत गहराई से समझाएंगे भी। साथ ही साथ मैं और बता दूं आपको कि आपकी कक्षा 6वीं से 12वीं तक के वीडियोस आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं, अन्य विषयों के, और हिंदी मीडियम में भी। जैसे आप हिंदी मीडियम में देख सकते हैं गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और हिंदी तो हमेशा हिंदी में ही रहेगी। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी देख सकते हैं, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंसेस, सीएआईबी, जेएआईबी, सारी की सारी जो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस हैं, आप मैग्नेट ब्रेन्स पर एकदम फ्री देख सकते हैं। किसी प्रकार के पेड सब्सक्रिप्शन की आपको आवश्यकता नहीं है, ना ही कभी होगी। फ्री है, फ्री रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको मान लीजिए हिंदी का वीडियो देखना है तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको टाइप करना है। आप तो वैसे भी इतने टेक्नो फ्रेंडली हैं कि वी नो, आप बड़े स्मार्ट हैं। ठीक है, टाइप किया। उसके बाद आपको हिंदी का वीडियो देखना है तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम और हिंदी पर जाइए। क्लास 9 तक क्षितिज का देखना है, कृतिका का देखना है, जस्ट टाइप। उसके बाद आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे, जहां पर आपको एकदम कैटेगराइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आप क्या देखना चाहते हैं, पाठ्यक्रम देखना है, जिसमें आपके दोनों कोर्सेज, कोर्स ए और कोर्स बी की पाठ्य पुस्तिकाओं का संपूर्ण विवरण दिया है। कोर्स ए में क्षितिज और कृतिका है, कोर्स बी में स्पर्श और संचयन है, कितने चैप्टर हैं, कितने गद्य खंड में है, कितने काव्य खंड में, सब कुछ उस वीडियो को देखने के बाद आप पाठ्यक्रम से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। ठीक, फिर हम चलेंगे, जैसे विषय का संपूर्ण विवरण देखना है या पाठ का क्रम अनुसार सार देखना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं एनसीईआरटी समाधान, बहुविकल्पीय प्रश्न, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जो आपको देखना है जस्ट क्लिक ऑन दैट। वीडियो आपके सामने आएगा, वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। मैं हर बार आपके वीडियो देखने से पहले ध्यान शब्द जोड़ती हूं, अर्थात आप जितने अच्छे से फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ आप वीडियो देखेंगे, उतना अच्छा और उतनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा वो। और ना केवल आप परीक्षाओं के लिए ही याद रखेंगे, बल्कि जो लाइफ लेसन्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, बीच बीच में बहुत सारे ऐसी वैल्यूज मैं आपको बताती हूं, उनको भी आप अपने जीवन में हमेशा याद रखेंगे। तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहे और आप वीडियोस का लाभ लेते रहें। शेयर करना मत भूलिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह और भी सभी होनहार जो स्टूडेंट्स हैं, वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।